हेलो दोस्तों, अगर आप एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप पेपर वन दे रहे हैं तो इस पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी है, तो इसमें कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप लिखा है, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, और ये नहीं कि मैं ये अलग से लेकर आया हूँ, ये श्योर सीरीज का ही है। और अगर आप श्योर सीरीज से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो रिवीजन के तौर पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आता है कि आप समाजशास्त्री सिद्धांत से कोई क्या समझते हैं, या तो समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, तो उसके बारे में आंसर है। समाजशास्त्री सिद्धांत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और प्राचीन काल में दार्शनिकों ने सभ्यता एवं साहित्य का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रस्तुत किया। समाजशास्त्री सिद्धांतों की आधारशिला विचार एवं चिंतन है, इसलिए विचार व चिंतन को समाजशास्त्री सिद्धांतों के विकास का उद्गम स्थल कह सकते हैं। विचार इस सिद्धांत को जन्म देते हैं। सिद्धांत को निम्नलिखित तीन आधारों पर सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। तो देखिए, सिद्धांत के तीन क्या है, तो तीन आधार होते हैं: कथन, तथ्य और सिद्धांत। किसी चीज़ का कथन देखेंगे, उसका तथ्य यानी तर्क देखेंगे, और फिर उसका क्या सिद्धांत है उसको देखेंगे। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं की विवेचना कथन है। तथ्य इससे ऐसे कथन है जिन्हें घटित होने वाली विशिष्ट घटनाओं के बारे में सत्य माना जाता है। और सिद्धांत, तो सिद्धांत का संबंध कुछ विशिष्ट घटनाओं से न होकर उन घटनाओं की संपूर्ण श्रृंखला से होता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्ति की मौत, तो ये तथ्य है। अक्सर व्यक्ति की मौत होती है, यह कहना एक जटिल तथ्य है। और सभी व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, यह एक कठिन सिद्धांत है। यह कहना एक कठिन सिद्धांत हो जाएगा। तो संक्षेप में कहेंगे कि संक्षेप में सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना उपकल्पना है। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहा है, उपकल्पना। जब अनुमानों के परीक्षण के आधार पर वास्तविक अवधारणाओं का निर्माण कर लिया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में, कैसे भी करके, तो आप लोग ऐसे लिख देंगे। तीन इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर किसी को कथन रहेगा, तथ्य रहेगा, सिद्धांत रहेगा। और यहाँ पर जो दिया था एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की अवधारणा की विवेचना कीजिए। और या तो ऐसे आएगा, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए, या क्या है परिप्रेक्ष्य, क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा है। तुलसीदास का एक मुहावरा भी इसमें लिखा गया है, जैसे कि किसी शास्त्र के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि उसके अध्ययन में विश्लेषण की इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाए। प्रत्येक विषय का अपना एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है, और विषय वस्तु भी समान वस्तु होने पर विषय के परिप्रेक्ष्य की भिन्नता महत्वपूर्ण बन जाती है। देखिए इसमें परिप्रेक्ष्य का मतलब कहना चाह रहा है ये कि किसी चीज़ को सीन थ्रू करना, किसी चीज़ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना, और अपना विचार खुद का विचार व्यक्त करना, उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे कहेंगे, लिखा है कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य विषयगत दृष्टिकोण प्रदान करता है जो अन्य विषयों से अलग होता है। एक विषय में एक घटना को देखने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, अतः समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य अध्ययन के स्वरूप व प्रक्रिया का निर्धारण करता है। उपागम उस प्रघटना के अध्ययन की विशिष्टता के आधार पर प्रदान करता है। विषयगत परिप्रेक्ष्य एक सीमा रेखा एवं आकार प्रस्तुत करता है। किसी एक वस्तु अथवा प्रघटना को अनेक विषयों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मतलब कोई अगर एक वस्तु है, एक प्रकार है, जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है, या किसी चीज़ के, किसी घर के मामला है, या कुछ भी है, तो उसको लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, अलग अलग तरीके से अपने तरह से बताना, यानी अपने विचार व्यक्त करना, उसी को बोलते हैं परिप्रेक्ष्य। तो उदाहरण के लिए अगर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कि एक कुर्सी का अध्ययन एक अर्थशास्त्री इस परिप्रेक्ष्य में करता है कि उसकी खरीद की लागत क्या थी और उससे दुकानदारों को कितना लाभ हुआ या हानि उठानी पड़ी। ठीक है, तो अगर अर्थशास्त्री देखेगा तो उसे खरीदने और उसके पैसे के बारे में देखेगा। और वनस्पति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कुर्सी की लकड़ी के विवरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अगर वनस्पति शास्त्र अगर शास्त्री उसको अध्ययन करेगा तो उसके लकड़ी के बारे में देखेगा। इतिहास की दृष्टि से कुर्सी की ऐतिहासिक विवरण की विवेचना की जाएगी। और समाजशास्त्री उसी कैसे देखेगा, देखिए समाजशास्त्री कुर्सी पर बैठने वाले के पद एवं प्रतिस्थिति का अध्ययन करेगा। समाजशास्त्र में किसी कुर्सी का अध्ययन परिस्थिति प्रतीक के रूप में किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन में एक अर्थशास्त्री कैसे देखेगा, एक समाजशास्त्री कैसे देखेगा, एक
मैथ लगाने वाला कैसे देखेगा, राजनीतिक कैसे देखेगा और सांस्कृतिक रूप से कैसे देखा जाएगा, तो उन सब का अलग-अलग तरीका होता है ना। अल्ट्रासाउंड मशीन का जैसे समाजशास्त्री हो गया, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिंग भेद हो रहे हैं, लड़का है कि लड़की है का पता लगाने का कार्य हो रहा है, इससे कितनी मौतों का निर्धारण हो रहा है इसमें। और इसी अगर अर्थशास्त्री देख रहा है तो अर्थशास्त्री देखेगा किस प्रकार के इसके कितने रुपए का कॉस्ट पड़ा है, कहाँ-कहाँ वितरण किया गया है और कितने रुपए से कॉस्ट से वितरण आए हुए कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेन-देन हो रहे हैं। उसी को अगर एक इंजीनियर के तौर पे देखा जाएगा, तो इंजीनियर कैसे देखेगा? उसमें ये मशीन कैसे बना हुआ है, मैकेनिकल कैसे बना हुआ है, तो उसके बारे में। तो उसी होता है कि अपने विचार में किस प्रकार को देखा जाए किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं परिप्रेक्ष्य। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ही घटना की अलग-अलग व्यक्ति अपने-अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। एक व्यक्ति के लिए वह घटना उचित लगती है तो दूसरे दूसरे को अनुचित। परिप्रेक्ष्य के कारण मनुष्य अपरिष्कृत भौतिक यथार्थ का सामना नहीं कर पाता। वह केवल वस्तु स्थिति को आंशिक रूप से समझता है। इसी बात को तुलसीदास ने अपनी पंक्ति में स्पष्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर कहे थे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अतः हम कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य के द्वारा विचारों की उत्पत्ति होती है। परिप्रेक्ष्य विचारों की उत्पत्ति का आधार होता है। अक्सर कुछ विद्वान परिप्रेक्ष्य एवं उपागम को एक मान लेते हैं, परंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। परिप्रेक्ष्य अध्ययन के स्वरूप व प्रक्रिया का निर्धारण करता है और उपागम उस प्रघटना के अध्ययन की विशिष्टता को आधार प्रदान करता है। परिप्रेक्ष्य एक सीमा रेखा व आकार प्रस्तुत करता है, जबकि उपागम एक प्रकार से उप परिप्रेक्ष्य का कार्य करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को समझाने की दृष्टि से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे फुटबॉल का अध्ययन। इसका अध्ययन अलग अलग विज्ञानवेत्ता अपने 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 विज्ञान के दृष्टिकोण से करेंगे। भौतिक शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री आदि का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न होगा। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के बारे में और समग्र रूप से अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल पर विचार करेगा। तो यह समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। यह एक विशेष दृष्टिकोण है जो अन्य विज्ञानों के दृष्टिकोण से भिन्न है। समाजशास्त्री इसी दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं का अध्ययन करता है। यही कारण है कि आज कला का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र आदि पाए जाते हैं। समाजशास्त्री विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक प्रघटना को देखता है और उसका अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में एक ओर सामाजिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और दूसरी ओर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्रघटना को हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण समग्र रूप में समाज में व्याप्त व्यवस्था और अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न प्रघटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, यह समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्री सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्री सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य में भेद। समाजशास्त्री सिद्धांत एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव जीवन संबंधी विचारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे सर होगा। C.S. कोहेन ने कहा है कि सिद्धांत एक खुला चेक या रिक्त चेक की भांति है, जिसका संभावित मूल्य उस चेक का प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोहन कहते हैं कि सिद्धांत का महत्व तत्वों से अधिक नहीं रह जाएगा। सिद्धांतों का संबंध कुछ विशिष्ट घटनाओं से न होकर प्रघटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखला से है। एक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र का अंतिम उद्देश्य अध्ययन की विषय वस्तु का या विषय सामग्री को समझकर उसके संबंध में नियमों की तरह प्रस्तावनाएं बनाना और फिर सिद्धांतों का निर्माण करना है। विषय वस्तु की जटिलता एवं परिवर्तनशीलता सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों के समान सार्वभौमिक नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण करने से मुख्य बाधाएं हैं। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर प्रथम चरण में कुछ परिप्रेक्ष्यों और उपागमों का विकास दिया गया, जिससे कि यथासंभव घटनाओं को यथार्थ रूप से समझाया जा सके। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य एक विशिष्ट नजरिया
या देखने के तरीके से है, जिसके द्वारा एक समाजशास्त्री अपने अध्ययन को विकसित, सुविकसित या संबंधित करता है। प्रत्येक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समस्या के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक उपकल्पनाओं का सहारा लेता है, जिससे समस्या या इकाई के संपूर्ण व्यवहार का सही या कम से कम उनकी प्रमुख विशेषताओं व प्रकृति का पता चल जाता है। परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही एक समाजशास्त्री यथार्थता में पाई जाने वाली नियमबद्धता या अनियमबद्धता की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में एक ओर सामाजिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और दूसरी ओर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्रघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण समग्र रूप में समाज में व्याप्त व्यवस्था और अव्यवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को विभिन्न घटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, यह समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट याद कर लीजिए, 4-5 पॉइंट याद रहेंगे तो भी सही रहेगा। जैसे क्या था, सामाजिक संबंध, संस्था, समूह, मूल्य, परिस्थिति, भूमिका, प्रक्रिया, नियंत्रण, समग्र रूप, तो ये सब होते हैं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में। उनके कुछ विशेषताएं देखिए, जैसे कि विशेषताएं में है 4 हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य अन्य विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य से भिन्न है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं, तथ्यों और व्यवहारों की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर की जाती है और इसमें सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था तथा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। चौथा है, इसमें समाज, सामाजिक संबंधों, समूहों, क्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य क्या है। अब तो इतना हो गया ना समाजशास्त्री, और परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या होता है इसको जान लीजिए। तो परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्टिव से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, सीन थ्रू, ठीक है, अर्थात ऊपर से नीचे तक देखना। परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना है। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक अन्वेषण करना है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को समाविष्ट करते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक यथार्थ का अध्ययन विशिष्ट दृष्टिकोण से करता है तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। थियोडोरसन के अनुसार मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवाद की प्रमुख परिभाषा दीजिए। तो मॉर्टन के अनुसार प्रकारवाद समाज की बड़ी संरचना पर उनके परिणामों को स्थापित करते हुए आंकड़ों की व्याख्या करता है। बेली के अनुसार प्रकारवादी सिद्धांत वह है जो सामाजिक आभास का स्पष्टीकरण उस भूमिका के रूप में करता है जो इसके द्वारा व्यापक समाज के अस्तित्व एवं जीवन के लिए संपन्न की जाती है। अधिक व्यापक रूप में प्रकारवाद का संबंध एक सामाजिक व्यवस्था के भागों के अंतर संबंध तथा अंतर्निर्भरता से है। बकले प्रकारवाद के केंद्र बिंदु के रूप में अंतर्निर्भरता के स्थान पर समाज व्यवस्था की आवश्यकताओं को महत्व देता है। प्रकारवाद की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या घटना क्रियावादी दृष्टिकोण से फिल्मर 1972 में की। किसी सामाजिक व्यवस्था के विशेष भागों का परिचय देने वाले विभिन्न चरों के विश्लेषण अथवा उनके आपसी संबंधों की अपेक्षा प्रकारवाद पूर्णतावादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकारवाद का महत्व बतलाइए। देखिए इसमें कुछ 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है, प्रकारवाद का महत्व। प्रकारवाद के निम्नलिखित महत्व हैं, जैसे उसने मान व्यवहार के वैयक्तिक निश्चयकों के स्थान पर सामाजिक निश्चयकों पर बल दिया है। दूसरा है, उसने व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं के संदर्भ में व्याख्या और सामाजिक तंत्रों की आवश्यकताओं के संदर्भ में व्याख्या में स्पष्ट भेद किया है। उसने मानव अभिप्रेरणाओं के विषय में अनुमान को समाप्त कर दिया है। उसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक क्रियाओं का व्यवस्थित और लंबे समय तक परिणाम होता है। नेक्स्ट है, अंतर्निहित प्रकारों के संबोध द्वारा अध्ययन की गहराई बढ़ गई है। और लास्ट है, सामाजिक तंत्र, सामाजिक संरचना के संबोधों के फलस्वरूप अध्ययन वस्तु अधिक स्पष्ट हो गई है। ठीक है, तो ये उनके महत्व थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार एवं अकार्य में अंतर बताइए। प्रकार एवं अकार्य। प्रकार लाभकारी होते हैं जबकि अकार्य क्या होता है, हानिकारक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। प्रकार लाभ और हानि क्या होगा, अकार्य।
अंतर में पहला था। दूसरा अंतर क्या है? तो दूसरा है प्रकार्य इकाई द्वारा किए जाने वाले वे कार्य हैं जो संपूर्ण संगठन अथवा व्यवस्था को बनाए रखने तथा अनुकूलन में सहायक होते हैं। इसके विपरीत अकार्य वे कार्य या परिणाम है जो व्यवस्था या संगठन के लिए हानिकारक होते हैं, उसके संचालन में बाधा उपस्थित करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकार को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और जबकि अकार्यों को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अकार्य समाज विरोधी एवं संगठन के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कोई चोरी कर रहा है तो समाज विरोधी कार्य है ना, तो वो अकार्य हो गया। नेक्स्ट है, प्रकार्यों द्वारा समाज व्यवस्था व संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किंतु अकार्यों द्वारा सामाजिक हितों की क्षति पहुंचाती है। प्रकार्य सामाजिक नियमों के अनुरूप होता है, जबकि अकार्य सामाजिक नियमों के विरोध होता है। लेकिन जैसे कोई सरकारी नौकरी में कार्य कर रहा है तो वो कार्यों के अपना कार्य कर रहा है तो नियमों के अनुरूप कर रहा है, लेकिन वहीं में कहीं कोई घूस ले रहा है तो नियमों के विरोध है। नेक्स्ट है प्रकार्य करने वाले की प्रशंसा की जाती है, उसे पुरस्कृत किया जाता है, जबकि अकार्य करने वाले की समाज आलोचना करता है, कानून एवं नियमों द्वारा उसे रोकने का प्रयत्न किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है। जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसे कानून भी सजा देगी और लोग आलोचना भी करेंगे, वो चोर है। नेक्स्ट है, प्रकार की प्रकृति सकारात्मक होती है, उन्हें समाज में उचित माना जाता है, जबकि अकार्य नकारात्मक प्रकृति के होने के कारण अनुचित माने जाते हैं। वही सेम चीज़ है। चलिए नेक्स्ट है, अब फिर से अंतर बताना है, प्रकट और अप्रकट। हाँ, प्रकट और अप्रकट। देखिए इसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको, प्रकट और अप्रकट क्या होता है। देखिए कोई कार्य है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लेखक है, लेखक राइटर है, तो राइटर क्या कर रहा है कि एक पुस्तक लिख रहा है और वो सोच रहा है कि चलिए पुस्तक लिखूंगा मैं, और पुस्तक लिखकर किसी इसको छपवा कर कुछ इसको किताबें बिछवाऊंगा और कुछ इनका नाम व्यवहार होगा, ठीक है। तो ये इतने उद्देश्य सोचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये पुस्तक लिखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा। तो वो उसका कार्य जो तो प्रकट था, प्रकट कार्य में ये था कि उसने पुस्तक लिखा, लेकिन उसे ये पता नहीं था और अचानक से उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा पुरस्कार मिल गया, तो वो अप्रकट कार्य था। वैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई मान लीजिए कोई एक आईएएस है, और आईएएस के बाद उसको क्या हुआ कि उसको निकाल लिया, अपना एग्ज़ाम निकाल लिया, उसको मान प्रतिष्ठा मिला, तो उसको इतना पता था। लेकिन उसको अचानक से पता चला कि कहीं मंत्री जी की लड़की का उसको वो आ गया कि उसको शादी करना है, ठीक है। अब उसको खूब ढेर सारा दहेज वगैरह सब ढेर सारा मिला, मान प्रतिष्ठा मिल ही रहा था, अब दहेज मिल गया और भी सारा सामान मिला, तो ये उसके अप्रकट कार्य हो जाएंगे। उसको पता नहीं था लेकिन अचानक से हो गया, तो उसको बोलते हैं अप्रकट, ठीक है। अब शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा, प्रकट प्रकार के बारे में कर्ता पहले से ही जागरूक एवं आसानित होता है, जबकि अप्रकट प्रकार्य ऐसे परिणाम हैं जिनके बारे में व्यक्ति ने पहले कभी सोचा ही भी नहीं था कि उसके प्रयत्नों का ऐसा फल मिलेगा। प्रकट प्रकार्य बाहरी रूप से स्पष्ट होते हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए कर्ता सजग प्रयास करता है, जबकि अप्रकट प्रकार बाहरी रूप से स्पष्ट नहीं होते, परिणाम निकलने पर ही उनका ज्ञान होता है। अप्रकट प्रकार्यों के लिए कर्ता सजग नहीं करता है। तीसरा देखिए, प्रकट प्रकार्य कर्ता द्वारा स्वीकृत एवं मान्य होता है, जबकि अप्रकट प्रकार्य कर्ता द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति होता है और न ही मान्य। प्रकट प्रकार्य में कर्ता किसी परिणाम विशेष को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वह कार्य करता है, जबकि अप्रकार्य कर्ता द्वारा पूर्व इच्छित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, नौ प्रकारवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। देखिए अब यूनिट 2 आ गया है। नौ प्रकारवाद, यूनिट 2 या 3 हो गया होगा। नौ प्रकारवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए, या तो नौ प्रकारवाद क्या है, नियो फंक्शनलिज्म इसको बोलते हैं। नौ प्रकारवाद की विकास को संक्षेप में बतलाइए, या तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि नौ प्रकारवाद को स्पष्ट कीजिए, या तो नौ प्रकारवाद की किसी एक स्थापना की विवेचना कीजिए। तो अगर नौ प्रकारवाद के बारे में कहीं पर लिखने आएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर। देखिए सन 1960 ईस्वी के पहले दशक में यूरोप को छोड़कर पूरे विश्व में प्रकारवाद का बोलबाला था। अमेरिका के अधिकांश समाजशास्त्री अपनी पहचान बनाने व लोकप्रिय होने के लिए प्रकारवादी सिद्धांत एवं निधि सिद्धांत पर कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस सिद्धांतों पर संकट का आना शुरू हुआ और इस सन 1960 से 1980 ईस्वी के मध्य संरचनात्मक प्रकारवाद अवनति की ओर अग्रसर हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक प्रकारवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इसे ही नव प्रकारवाद कहा गया। नव प्रकारवाद पार्सन्स के नए संदर्भ में खोज है। यह पार्सन्स का जर्मन निर्वचन है
अलेक्जेंडर इसे क्लासिक समाजशास्त्री संदर्भ में देखते हैं। रिचार्ड मंच पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत का नया निर्वचन करते हैं। लुहमान पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की नए संदर्भ में व्याख्या करते हैं। कुल मिलाकर 9 प्रकारवाद पार्सन्स को नए सिरे से देखते हैं, उसका नया निर्वचन करते हैं, उसकी खोज करते हैं। 9 प्रकारवाद लेखक दूसरे प्रकारवादियों की चर्चा नहीं करते। उनका प्रारंभ पार्सन्स और अंत भी पार्सन्स ही है। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि 9 प्रकारवादी सिद्धांत वही पुरानी शराब है जो नए बोतल में प्रस्तुत की गई है। इससे पहले प्रकारवाद कहते हैं, अब 9 प्रकारवाद कहा जाता है। देखिए ये जो है ना, ये उदाहरण याद कर लीजिए, बहुत खास है। अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि 9 प्रकारवाद कहते हैं कि वही पुरानी शराब है, नए बोतल में प्रस्तुत की जा रही है। मतलब कोई पुरानी शराब है, बस उसका ऊपर का ढांचा बदल दिया गया है। प्रकारवाद भी वही चीज़ है, समाज में जो व्यवस्था बनाया गया था वही उसी का रहता है, बस एक नया नाम दिया जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्या है? या तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द अंतःक्रिया की एक विशिष्ट व अलग प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि यह मानवीय प्रक्रियाओं के बीच घटित होती है। इसकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि मानव प्राणी एक दूसरे के क्रियाओं की व्याख्या करते हैं या उन्हें परिभाषित करते हैं, न कि वे केवल मात्र एक दूसरे की क्रियाओं का प्रत्युत्तर ही देते हैं। इस प्रकार मानवीय अंतःक्रिया प्रतीकों के प्रयोग, व्याख्या अथवा एक दूसरे की क्रियाओं का अर्थ जानने के कारण व्यवहारित होती है। यह व्यवहितता या मध्यस्थता मानव व्यवहार में प्रेरणा व प्रत्युत्तर में व्याख्या की प्रक्रिया के सम्मिलित करने के बराबर है। गिडिंस के रूप में देखिए, गिडिंस क्या कहते हैं? तो रूढ़िवादी समाजशास्त्री परंपरा में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया ने सामाजिक जीवन को स्वप्रयोजित एवं सुविज्ञकर्ताओं की सक्रिय उपलब्धि के रूप में देखने पर बल दिया है। डेविड पोपिनो के अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत है जो कि व्यक्तित्व व सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं बनाए रखने में भाषा व संकेतों के माध्यम से संप्रेषण पर बल देता है। स्वनसन के विचार से देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अन्यों के मस्तिष्कों को जोड़ते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने या अपने साथियों की प्रेरणाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, साधनों व साध्यों, ज्ञान इत्यादि का ज्ञान रखते हैं। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम ब्लूमर ने 1937 में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कहा। समाजशास्त्रियों द्वारा इसे अधिकांशतः सामाजिक अंतःक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी अधिगम पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत में ब्लूमर का योगदान उच्च स्तरीय समझा जाता है। ब्लूमर का मत है कि नवजात शिशु की स्थिति में मनुष्य का स्व असंगठित होता है, स्व मतलब सेल्फ, लेकिन धीरे धीरे यह स्व यानी कि स्वयं निर्वचन द्वारा समाज के मूल्यों, मानकों, भूमिकाओं और परिस्थितियों को अपनाता है, तब उसका मैं यानी कि मेरा हो जाता है। इस संपूर्ण विकास में कई प्रक्रियाओं का काम करती है। ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के लिए एक सीधी सादी प्रक्रिया अपनाता है। उसका मत है कि कोई प्रतीकात्मक सिद्धांत आगमन विधि के बिना ही बन सकता है। वास्तव में प्रतीकात्मक प्रक्रियाएं सदैव बदलती रहती हैं। जब तक संवेदनशीलता के साथ इन बदलते प्रतीकों को बराबर पकड़ा नहीं जाता, सिद्धांत नहीं बनता। उदाहरणतः भारतीय समाज में स्त्री कमजोर, असहाय तथा माता आदि प्रतीकों में देखी जाती रही हैं। वर्तमान समय में स्त्री से संबंधित यह प्रतीक बदल गए हैं। ब्लूमर का मत है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत जमीन से जुड़ सकता है, अनुभविकता से बंधा रह सकता है। ब्लूमर ने लिखा है कि समाज और कुछ न होकर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में बतलाइए। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली स्थितियों से लेकर युद्ध जैसी जटिल समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में मानव का वर्णन अपनी स्थितियों को सक्रियतापूर्वक
परिभाषित करने तथा तदनुसार क्रिया करने वाले प्राणी के रूप में किया गया है। स्व यानी सेल्फ, स्व का प्रस्तुतिकरण पर्यावरण के स्वार्थ, साधन हेतु प्रयोग तथा दूसरों को परिभाषा होगा के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। संसाधनों तथा स्थिति को परिभाषित करने की क्षमता का अभाव व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां दूसरे की परिभाषा पर व्यक्ति को निर्भरता बढ़ जाती है। और इसके स्मरणीय बिंदु निम्नलिखित है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे है 6 पॉइंट। अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक वस्तु परिभाषित होती है और अंतःक्रिया द्वारा प्रतीक एवं भाषा परिभाषित होती है। अंतःक्रिया से परिप्रेक्ष्य का उद्भव होता है और अंतःक्रिया में स्व का जन्म होता है और अंतःक्रिया में मन उत्पन्न होता है, क्योंकि मन स्वयं के साथ यानी स्वयं के साथ प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को अभिव्यक्त करता है। महत्वपूर्ण दूसरों के साथ अंतःक्रिया के दौरान भूमिका ग्रहण का जन्म होता है। उपयुक्त समस्त तथ्यों में अंतःक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए समत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। इसके अनुसार मानव अंतःक्रिया का एक सम्यक विवेचना समाज विज्ञान का केंद्रीय लक्ष्य है। इसमें वास्तविक से जीवन स्थितियों के द्वारा तथ्य संकलन किया जाता है। इस बात पर बल देता है कि क्रिया बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की होती है तथा बाह्य क्रिया को समझने का अर्थ होता है व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश करना। यह मानव क्रिया के बारे में नई प्रस्थापनाओं पर बल देता है। इस दृष्टि से यह क्रांतिकारी है। विशेषतः समाजशास्त्र के लिए इसकी काफ़ी उपयोगिता है। यह परंपरागत समाजशास्त्र का आलोचक है, किंतु समृद्धिकारी भी। समाज विज्ञानों की सीमा से बाहर भी है, जैसे मानविकी संप्रेषण तथा दर्शन एवं अनेक व्यावसायिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मनोचिकित्सकों के लिए भी यह परिप्रेक्ष्य काफ़ी प्रासंगिक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मार्क्सवाद क्या है? नव मार्क्सवाद क्या है या नव मार्क्सवाद के काम बताइए। तो इसे छोटा सा है। नव मार्क्सवाद का विकास फ्रांस के प्रमुख संरचनावादी विचारक लुई अल्थुजन, निको पालेजाम और मोरिस गोडेलियर, जीन पियागट आदि, इनमें से किसी एक का भी नाम याद कर लेंगे तो भी काफ़ी है। नव मार्क्सवाद संरचनावाद एवं मार्क्सवाद का मिला रूप है। परंपरागत संरचनावाद सामाजिक जीवन की अमूर्त और मूल संरचनाओं को ज्ञात करने में रुचि रखता है, जबकि मार्क्सवाद पूंजीवाद में निहित बुराइयों को उजागर करता है। नव मार्क्सवाद इन दोनों विचारधाराओं के मिश्रण से बनती है। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत पूंजीवाद समाज में अंतर्निहित मूल संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नव मार्क्सवाद मानसिक प्रक्रियाओं और उनसे उत्पन्न संरचनाओं को अध्ययन का केंद्र मानकर मार्क्स के विचारों का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव मार्क्सवाद की विशेषताएं बताइए। नव मार्क्सवाद की विशेषताएं देखिए, 4 पॉइंट हैं। नव मार्क्सवाद आर्थिक कारणों के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों का भी अध्ययन करता है, क्योंकि यह सभी कारक सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरा है, नव मार्क्सवाद ऐतिहासिक एवं अनुभविक अध्ययन पद्धतियों के साथ साथ अन्य अध्ययन पद्धतियों का भी प्रयोग करता है। तीसरा है, मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण करता है, जबकि संरचनावाद विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विश्लेषण करता है। नव मार्क्सवाद में इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। और चौथा है, नव मार्क्सवाद मार्क्सवादी पूंजीवाद की वास्तविक संरचना को जानने का प्रयास करता है। पूंजीवाद में राज्य, विचारधारा तथा अर्थव्यवस्था 3 मूलक घटक है। इन घटकों की मार्क्सवादियों ने उपेक्षा की है। मार्क्सवाद इन घटकों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या है? नव मार्क्सवाद के उदय के कारण बताइए। तो जॉर्ज रिट्जर ने नव मार्क्सवाद के उदय के निम्नलिखित कारणों को बतलाया है। 3 पॉइंट हैं। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे जो मूल संरचनाएं हैं उसका अवलोकन नहीं करता है, वे वास्तविक संरचनाएं हैं। दूसरा है, मार्क्सवादी आर्थिक निर्धारणवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था मानते हैं जिसमें बदलाव आने पर ही संपूर्ण समाज में भी परिवर्तन आता है। यह उचित नहीं है। सामाजिक परिवर्तन में जैविक, राजनीतिक, वैचारिकी तथा अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा है,
मार्क्सवाद इतिहास पर अत्यधिक बल देते हैं, जबकि संरचनावादी समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे वर्तमान के अध्ययन से ही अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हैबरमास का नव मार्क्सवाद में योगदान बतलाइए, या हैबरमास के नव मार्क्सवादी विचारों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा, ज्ञान की व्यवस्थाओं के विश्लेषण का उद्देश्य यह था कि विज्ञान ज्ञान का एक प्रकार है जिसका उद्देश्य मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित एक विशेष प्रकार के हितों को पूरा करना है। हैबरमास ने ज्ञान के 3 प्रकार बतलाए हैं। 3 प्रकार देखिए क्या क्या है, अनुभविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान, और ऐतिहासिक ज्ञान, विवेचनात्मक ज्ञान। तो अनुभविक या विश्लेषण में है, इस ज्ञान का उद्देश्य मौलिक संसार के विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त करना है। ऐतिहासिक में है, इस ज्ञान का संबंध ऐतिहासिक ग्रंथों की विवेचना द्वारा समाज को समझना है। और तीसरा है विवेचनात्मक में क्या है, तो यह ज्ञान मनुष्य पर होने वाले दबाव और प्रभुत्व को उजागर करता है। हैबरमास का विचार है कि ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के बुनियादी हितों की पूर्ति करना है। उनके अनुसार मनुष्य के हितों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो 3 है, तकनीकी हित, व्यवहारिक हित, उद्धारक हित। हेडिंग याद कर लीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। जैसे तकनीकी हित, मनुष्य पर्यावरण पर नियंत्रण प्राप्त करके जीवन को अधिकतम सुविधापूर्ण बनाकर मानव का प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करके उसे अस्थायी बनाए रखना चाहता है। दूसरा है, इसके द्वारा मनुष्य प्रकृति के आसपास की तथा अतीत की दशाओं को समझना चाहता है तथा उसका क्या अर्थ है यह जानना चाहता है। तीसरा है, मनुष्य के उद्धारक के हित में है, मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाकर उसकी दशा को सुधारने एवं संवर्धन हेतु ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को समझाइए। तो हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत के विकास में हर्बर्ट ब्लूमर एक मील के पत्थर हैं। वे ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रतीकात्मक सिद्धांत को उसकी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वे हर्बर्ट मीड के शिष्य थे और उन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा अमेरिका में पाई है। इनका जन्म अमेरिका में 1900 ईस्वी में हुआ। वे 1921 से 1952 ईस्वी तक बराबर शिकागो विश्वविद्यालय में काम करते रहे। इनके अकादमिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि अपने गुरु मीड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं, उसे नए क्षितिजों तक पहुंचाएं। ब्लूमर का जीवन बहुआयामी था। अब वे अध्यापन और अनुसंधान करने के साथ साथ फुटबॉल के पेशेवर खिलाड़ी भी थे। जहां कहीं श्रमिकों में विवाद होता उसे सुलझाने में ब्लूमर मध्यस्थता करते थे। रुचिकर बात यह है कि वे गुंडों और माफिया के गैंग के सदस्यों का साक्षात्कार भी लेते थे। ब्लूमर की समाजशास्त्र और सैद्धांतिक दुनिया में ऊंची प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा कारण 1941 से 1952 ईस्वी तक अमेरिका जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का संपादक था। 1956 ईस्वी में अमेरिका के समाजशास्त्रियों की परिषद के अध्यक्ष भी रहे। हर्बर्ट ब्लूमर जो कि प्रोफेसर जॉर्ज हर्बर्ट मीड के विद्यार्थी थे, ने गुरु के विचारों को और भी व्यवस्थित ढंग से विकसित करने का प्रयास किया। ब्लूमर के मतानुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की निम्नलिखित 3 आधारभूत मान्यताएं हैं। देखिए, प्रथम है, मनुष्य उन अर्थों या अभिप्रायों के आधार पर कार्य करते हैं जो कि वे अपने आसपास की वस्तुओं या घटनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मात्र बाह्य प्रेरणा जैसी सामाजिक शक्तियाँ अथवा आंतरिक प्रेरणा जैसी सावयवी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इस रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सामाजिक तथा प्राणीशास्त्री नियतिवाद को अस्वीकार करता है। द्वितीय है, वस्तुओं या घटनाओं के जो अर्थ लगाए जाते हैं वे अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान पनपते हैं, न कि वे पहले से ही मौजूद होते हैं और भविष्य को प्रभावित करते हैं। कुछ हद तक ये अर्थ अंतःक्रियात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत बनते हैं, संशोधित होते, विकसित व परिवर्तित होते रहते हैं, न कि पूर्व निश्चित होते हैं। अंतःक्रिया की प्रक्रिया के अंतर्गत कर्ता दासवत विद्यमान आदर्श नियमों का अनुसरण नहीं करता और न ही पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को यंत्रवत अदा करता है। इसका कारण यह भी स्पष्ट है कि वह कि मनुष्य मात्र नहीं है, उसकी अपनी भी कुछ सोच होती है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हुए वह अनुभवों को भी अर्जित करता है और उन्हें काम में
लगाना भी चाहता है। तीसरा है, इसीलिए वस्तुओं और घटनाओं का जो अर्थ वे लगाते हैं वह अंतःक्रियात्मक संदर्भों के अंतर्गत कर्ताओं के द्वारा प्रयुक्त प्रणालियों का परिणाम होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत कर्ता दूसरों की भूमिका को ग्रहण करता है और उस पर दूसरों के अर्थों व इरादों की व्याख्या करता है। साथ ही आत्म अंतःक्रिया की कार्यविधि द्वारा कर्ता परिस्थिति की परिभाषा को संशोधित करता अथवा बदलता है, क्रिया के विकल्पों को ढूंढता है एवं उनके संभावित परिणामों के संबंध में सोचता है। इस प्रकार वे अर्थ जो कि क्रिया को निर्देशित करते हैं व्याख्यात्मक प्रणालियों की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से अंतःक्रिया के संदर्भ में ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधता का संकट पर प्रकाश डालिए। तो वैधता का संकट क्या होता है? तो समाज में वैधीकरण की संकटावस्था। देखिए, हैबरमास ने अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में यूरोप व अमेरिकी समाज से उभरते संकट की विवेचना की है। हैबरमास का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के वैधता के संकट को पैदा करते हैं। वर्तमान समय में राज्य की आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य भी राजनीतिक समस्याओं को तकनीकी रंग देता है। आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को राज्य कभी भी सार्वजनिक बहस के लिए नहीं रखता। उसकी राय में सभी मुद्दे एवं समस्याएं वस्तुतः तकनीकी समस्याएं हैं। राज्य यह मानकर चलता है कि इन तकनीकी समस्याओं का निराकरण केवल कर्मचारी तंत्र के विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। हैबरमास का मत है कि वर्तमान समय में यूरोप, अमेरिका एवं एशिया में तकनीकी चेतना युक्त प्रौद्योगिकी प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। राज्य के हस्तक्षेप ने समाज की समस्त समस्याओं को विशिष्ट व तकनीकी समस्या का रूप दे दिया है। इस प्रक्रिया में वैधता का संकट उत्पन्न कर दिया है। हैबरमास का मत है कि तकनीकी चेतना ने एक नई अवधारणाओं को विकसित किया है जिसे उपकरण कारण कहते हैं। उपकरण कारण की अवधारणा की विवेचना करते हुए हैबरमास ने बतलाया है कि साधन इस प्रकार का होना चाहिए जिनमें साध्य प्राप्त करने की दक्षता या कुशलता हो। यह दक्षता किसी भी प्रकार के मूल्यों एवं मानकों को नकारती है। राज्य और पूंजीपति द्वारा विज्ञान एवं तकनीकों के प्रयोग को हैबरमास ने चरणबद्ध रूप में कई प्रकार बतलाए हैं। सर्वप्रथम विज्ञान का प्रयोग कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु करता है। उसके बाद दक्षता को आधार मानकर समूहों के प्रतियोगी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद के स्तर पर राज्य एवं मूल्यों का दक्षता एवं विवेकशीलता के संदर्भ में विश्लेषण करता है। अंत में हम जिस बहादुर नई दुनिया की कल्पना करते हैं उसमें निर्णय का सभी दायित्व कंप्यूटर को दे दिया जाता है। कंप्यूटर के सबसे अधिक विवेकशील एवं दक्षतापूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अलेक्जेंडर का 9 प्रकारवाद के योगदान बतलाइए। तो अलेक्जेंडर 9 प्रकारवादी सिद्धांत में संशोधन करने से पूर्व एक बात बड़ी स्पष्टता से कहा है कि कोई भी विज्ञान हो, सामाजिक या प्राकृतिक, उसे अनुभविकता और तार्किक अवधारणाओं पर अपने निष्कर्ष निकालने चाहिए। सामान्यतः समाज विज्ञान सिद्धांतों को अनुभविक तथ्यों के संग्रह में लगाते हैं और पार्सन ने तो अपने सिद्धांत निर्माण में ऐसा ही किया है। उदाहरण के लिए दुर्खाइम, देखिए कुछ कहीं कहीं दुर्खिम कहीं कहीं दुर्खाइम लिखा रहता है। तो दुर्खिम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि व्यक्ति अपने समूह से जितना अलग रहेगा उतनी ही अधिक उसमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होगी। जैसे कि अगर कोई आत्महत्या करना चाहता है तो बहुत अकेलापन रहने लगता है, अकेला फील करता है। अब जिस प्रत्यक्षवाद की विधि को समाजशास्त्र में काम में लिया जाता है, इसमें दुर्खाइम यानी दुर्खिम के प्रबंध को लेकर क्षेत्र मतलब फील्ड में तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे ही तथ्य प्रकाश में आते हैं जो प्रबंध के अनुरूप होते हैं। इस तरह का प्रत्यक्षवाद कभी भी प्रबंधन को अस्वीकार नहीं करता क्योंकि तथ्य सिद्धांत के अनुरूप ही एकत्र किए जाते हैं। एलेक्जेंडर समाज विज्ञानों में प्रचलित इस प्रकार के प्रत्यक्षवाद को स्वीकार नहीं करते। एलेक्जेंडर इस प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार कर देते हैं। उनका तर्क है कि अनुभवी संबंधों और गैर अनुभवी संबंधों में बड़ा अंतर होता है, इसलिए जो भी प्रबंध हम बनाएं उनका अनुभविक और सैद्धांतिक विश्लेषण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 5 क्वेश्चन और है।
पार्सन्स के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए। तो पार्सन्स के प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य देखिए, पार्सन्स का मत है कि सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता पारस्परिक हित तथा शांतिपूर्ण सहयोग है, न कि पारंपरिक वैमनस्य तथा विध्वंस। पार्सन्स के अनुसार समाज में व्यवस्था के आधार सामान्य मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। पार्सन्स इस बात से सहमत नहीं है कि भय व्यक्तियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का कोई पर्याप्त कारण है। इसके लिए नैतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य है। व्यापार संबंधी लेन देन को निर्देशित करने वाले नियम अपनी शक्ति सामान्य मूल्यों से ही प्राप्त करते हैं, जो यह बतलाते हैं कि सही और उचित क्या है। आर्थिक संरचना में व्यवस्था व्यापार संबंधी नैतिकता की सामान्य धारणा पर आधारित है। इसी सामान्य धारणा के आधार पर नियम विकसित होते हैं जो किसी समझौते को वैध या अवैध परिभाषित करते हैं। उदाहरण के रूप में बल प्रयोग या धोखे के आधार पर किया गया समझौता वैध नहीं माना जाता है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है, पार्सन का कहना है कि व्यापारिक जगत के समान समाज का कोई भी अन्य भाग अनिवार्यतः एक नैतिक जगत ही है। यदि समाज के सदस्य समान मूल्यों में विश्वास करते हैं तो वे महसूस करेंगे कि हम सब एक हैं और यही उनके बीच एकता और सहयोग का आधार है। समान मूल्यों में भागीदार होने से समान लक्ष्य उत्पन्न होते हैं। मूल्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इच्छित और करने योग्य क्या है। लक्ष्य विशिष्ट परिस्थितियों में दिशा प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में पश्चिमी समाज में एक विशिष्ट औद्योगिक इकाई से संबंधित सदस्य अपनी फैक्ट्री में कुशल उत्पादन के सामान्य लक्ष्य में भागीदार हैं। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो आर्थिक उत्पादकता सामान्य लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। एक सामान्य लक्ष्य उस सदस्यों को सहयोग के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। भूमिकाएं वे साधन प्रदान करती हैं जिनसे मूल्य तथा लक्ष्य की क्रिया के रूप में क्रियान्वित किए जाते हैं। एक सामाजिक संस्था के अनेक भूमिकाओं से मिलकर बनती है। इन भूमिकाओं की विषय वस्तु आदर्श नियमों के रूप में संरचित होती है जो प्रत्येक विशिष्ट भूमिका से संबंधित अधिकारों तथा दायित्वों को परिभाषित करती है। आदर्श नियम मूल्यों का ही विशेष प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट है गॉफमैन के बारे में। गॉफमैन अंकन प्रबंध टिप्पणी कीजिए। गॉफमैन ने प्रथम पुस्तक में अंकन प्रबंध के अपने अध्ययन को नाट्यशास्त्री कहा है। नाट्यशास्त्री परिप्रेक्ष्य में मूल शब्द कार्य है। कार्य वह समापन केंद्र है जिससे अनेक संबंधित विचार निकलते हैं। कार्य के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता होती है। कर्ता द्वारा कार्य करने हेतु घटना स्थल होना चाहिए। घटना स्थल में कर्ता को कार्य करने के लिए कुछ साधन अथवा माध्यम उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही घटना स्थल में कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इन 5 शब्दों कार्य, घटना स्थल, कर्ता, माध्यम, उद्देश्य को अभिनय संबंधी पंचक कहा गया है। क्या क्या है? कार्य, घटना स्थल, कर्ता, माध्यम और उद्देश्य भी। तो गॉफमैन ने अंकन प्रबंध के अपने अध्ययन में नाट्यशाला से संबंधित अनेक शब्दों जैसे लिपि, श्रोतागण, पहचान बैग, निष्पादन, अभिनयकर्ता, भूमिका, मंच पट, मंच के नीचे, मखौटा, अवलंब आदि का प्रयोग किया है। तो ठीक है, जहाँ भी गॉफमैन आए तो गॉफमैन से समझिए कि नाट्यशास्त्री के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ कुछ शब्द याद करिए जैसे लिपि हो गया, श्रोतागण, पहचान बैग, निष्पादन, अभिनय, भूमिका, मंचपट, ये सब याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है, गॉफमैन के अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। या तो अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रमुख प्रस्थापनाओं का विवेचना कीजिए, या अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं। तो अगर अभिनय शास्त्री आ जाए तो वहाँ पर गॉफमैन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभिनय शास्त्री से गॉफमैन। तो इनका रखिए, लिखेंगे आंसर। समाजशास्त्री सैद्धांतिक तथा पद्धति शास्त्रीय अभिगम के क्षेत्र में उत्तर आधुनिक अमेरिकी समाज में व्यक्तिकर्ता द्वारा दैनिक जीवन में स्वयं की अभिव्यक्ति के संबंध में इरविंग गॉफमैन ने किया है, जिसे उसने अभिनय शास्त्री परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी है। यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे कि सामाजिक घटनाओं के बारे में बताए हैं। सामाजिक घटनाओं के अधिगम के रूप में गॉफमैन द्वारा प्रस्तुत अभिनय शास्त्रीय विधि इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति जो भी क्रिया संपादन करता है उसमें 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण क्या है? क्रिया के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति, और दूसरा है ऐसी अभिव्यक्ति जो अनपेक्षित रूप में की जाती है। पहली अभिव्यक्ति में प्रयुक्त हाव भाव परंपरागत तथा अपेक्षित होती है
होते हैं, इसे कर्ता तथा अन्य लोग समान अर्थ में ग्रहण करते हैं। दूसरी में कर्ता की अभिव्यक्ति उसके संप्रेषण से संबंध नहीं होकर उसके व्यक्तित्व के लक्षण बन जाते हैं। शेटलैंड उपद्वीप के निवासियों पर आधारित अपने अध्ययन के प्रतिफल एवं लोक विधि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से गॉफमैन का उद्देश्य एक ऐसा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, विशेषतः किसी बंद व्यवस्था वाले प्रतिष्ठान के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जा सके। गॉफमैन ने संदर्भित अधिगम की प्रारूप संरचना के विश्लेषण में अनेक अपधारणाओं तथा स्थापनाओं का सहारा लिया है। प्रमुख अवधारणाओं तथा स्थापनाओं का विवरण अघोषित है। गॉफमैन की धारणा है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के समक्ष अपने को अभिव्यक्त करता है तो उसके आगे दूसरों पर पड़ने वाले स्थिति के प्रभाव को नियंत्रित करने के अनेक उद्देश्य होते हैं। प्रस्तुत विधि के अंतर्गत गॉफमैन का उद्देश्य सहभागियों द्वारा दूसरों के आगे क्रिया की अभिव्यक्ति की अभिनयकारी समस्याओं के विश्लेषण तक ही सीमित है। इस प्रकार कर्ता अभिनयकारी तथा जिनके आगे क्रिया की अभिव्यक्ति की जाती है उनके बीच अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। अंतःक्रिया से उसका अभिप्राय उन समस्त अंतःक्रियाओं से है जो किसी समारोह के दौरान घटती है। जब व्यक्तियों का एक अनिश्चित समूह अपनी लगातार उपस्थिति से एक दूसरे को प्रभावित करता है कि संदर्भित अवसर पर किसी दिए गए सहभागी द्वारा अभिव्यक्ति समस्त क्रियाओं को जो किसी भी प्रकार किसी अन्य सहभागियों को प्रभावित करती है, संपादन यानी परफॉर्मेंस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी सहभागी विशेष या संपादन को मुख्य संदर्भ बिंदु मानकर अन्य लोगों को जो संपादन योग करते हैं श्रोता, दर्शक या सहभागी की संज्ञा दी जा सकती है। संपादन अभिनय के दौरान व्यक्त क्रियाओं के पूर्व निर्धारित प्रतिमान को अंश या नियत परिपाटी कहा जा सकता है। इसी प्रकार गॉफमैन ने संबंध अभिगम के आधार पर अभिनय की अधोसंरचना का विश्लेषण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां देखिए। अकार्य या दुष्प्रकार्य का अवधारणा बताइए। यह दुष्प्रकार्य क्या है? तो मर्टन के अनुसार कुछ इकाइयां प्रकार्य की जगह अकार्य करती हैं। यह इकाई व्यवस्था संगठित करने के स्थान पर विघटित करने में योगदान करती हैं। अकार्य वे निरीक्षण परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को कम करती हैं। समाज में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो व्यवस्था की एकता को क्षति पहुंचाती हैं, समाज में विचलन उत्पन्न करती हैं। यदि उन्हें रोका न जाए तो व्यवस्था के जीवन को ये नष्ट कर सकती हैं। ऐसे परिणामों को मर्टन ने अप्रकार्य या दुष्प्रकार्य कहा है। चलिए लास्ट देखिए क्वेश्चन, लास्ट है, गोचर या प्रकट प्रकार्य को परिभाषित कीजिए। गोचर प्रकार्य क्या है? तो अगर ऐसा लिखने को आए गोचर, तो उसके बारे में देखिए, कुछ जान लीजिए। प्रकट या गोचर प्रकार्य वे हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य अपना योगदान देते हैं तथा व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य एवं इच्छित होते हैं। जैसे कि कोई कार्य किया जा रहा है तो वो व्यवस्था के द्वारा या किसी भी व्यवस्था के अनुकूल कार्य कर रहे हैं, वैसे हो। जैसे कि कोई शादी विवाह है तो शादी विवाह उसी रीति रिवाज से हो, या कोई त्यौहार है तो उसी रीति रिवाज से हो, तो वो एक व्यवस्था के अनुकूल। ऐसे प्रकार्यों को पहले से जाना जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है कि अनुमानित परिणाम मिल जाएं। जब ऐसे परिणाम निकलते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। उदाहरण के रूप में औद्योगिकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, या किसी समूह के सदस्यों के सामाजिक स्तर में समानता आने से एकता बढ़ती है। इस तरह के प्रकार को गोचर या प्रकट प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको रिवीजन करिए 2x पर फटाफट, और कल ही तो एग्जाम है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको रिवीजन करिए, उतना ही आपको फायदा होगा। तो देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और अगर इसके आगे भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और भी देखना है तो कुछ 25 क्वेश्चन और हैं, उसको भी कहेंगे तो अपलोड कर दिया जाएगा। तो कमेंट करिएगा आप लोग। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच।